वो इस वीकेंड पर बहुत दिनों के बाद किसी रेस्टोरेंट गया था। अपना ऑर्डर वेटर को नोट करवाने के बाद वो रेस्टोरेंट के शीशम से बाहर सड़क को देखने लगा। वो जिस मेज़ पर बैठा था वो खिड़की के करीब थी और कद आदाम खिड़कियों के शीशों के पास बैठकर उसे यूं ही महसूस हो रहा था जैसे वो बाहर फुटपाथ पर बैठा हुआ था। किसी लड़की की सिसकियों ने उसकी महवियत को तोड़ा था। उसने बेख्तियार मुड़कर देखा। उससे पिछली मेज पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। लड़की किसी बात पर रोते हुए सिसकियां ले रही थी और टिश्यू के साथ अपने आंसू पोंछ रही थी। लड़का उसके हाथ को थपथपाते हुए शायद उसे तसल्ली दे रहा था। रेस्टोरेंट इतना छोटा, टेबल्स इतनी करीब करीब थे कि वो बड़ी आसानी से उनकी गुफ्तगू सुन सकता था, मगर वो वहाँ उस काम के लिए नहीं आया था। वो सीधा हो गया। नागवारी की एक लहर से उसके अंदर से उठी थी। उसे इस तरह के तमाशे अच्छे नहीं लगते थे। उसका मूड खराब हो रहा था। वो वहाँ सुकून से कुछ वक्त गुजारने आया था और ऐसा कुछ उसका दिल उछाट होने लगा। वो दोनों रशियन थे और उसी जबान में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, मगर गैर महसूस तौर पर उसकी समातें अभी भी उन सिसकियों की तरफ मरकूज थीं। उसने कुछ देर बाद मुड़कर एक बार फिर उस लड़की को देखा। इस बार उसके मुड़ने पर लड़की ने भी नजरें उठाकर उससे देखा। चंद लम्हों के लिए उन दोनों की नजरें मिले थे और चंद लम्हे उस पर बहुत भारी गुजरे थे। उसकी आंखें मुतवरम और सुर्ख हो रही थी। उसे एकदम एक और चेहरा याद आ गया, इमामा हाशिम का चेहरा, उसकी मुतवरम आंखें। वेटर उसका ऑर्डर लेकर आ चुका था और उसे सर्व करने लगा। उसने पानी के चंद घूंट पीते हुए अपने जहन से उस चेहरे को झटकने की कोशिश की। उसने चंद गहरे सांस लिए। वेटर ने अपना काम करते करते उसे गौर से देखा, मगर सालार खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। आज मौसम बहुत अच्छा है और मैं यहाँ अच्छे लम्हे गुजारने आया हूँ, एक अच्छा खाना खाने आया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से एक फिल्म देखने जाऊँगा। मुझे उस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी भी तरह नहीं। वो पागल थी, वो बकवास करती थी और मुझे उसके हवाले से किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। मुझे क्या पता वो कहाँ गई, कहाँ मरी। ये सब उसने खुद किया था। मैंने सिर्फ मजाक किया था उसके साथ। वो मुझसे रब्ता करती तो मैं उसे तलाक दे देता। लाशौरी तौर पर खुद को समझाते समझाते एक बार फिर उसका पछतावा उसके सामने आने लगा था। पीछे बैठी हुई लड़की की सिसकियां अब उसके दिमाग में नेज़े की अनी की तरह छिप रही थीं। मैं अपनी टेबल तब्दील करना चाहता हूँ, उसने बहुत खुरदरे अंदाज में वेटर को मुखातिब किया। वेटर हैरान हो गया। किस लिए सर? या तो उन दोनों की टेबल तब्दील करो या मेरी, उसने हाथ के इशारे से कहा। वेटर ने एक नज़र उस जोड़े को देखा, फिर वो सालार का मसला समझा नहीं, मगर उसने कोने में लगी हुई एक टेबल पर सालार को बिठा दिया। सालार को चंद लम्हों के लिए वहाँ आकर वाकई सुकून मिला था। सिसकियों की आवाज़ अब वहाँ नहीं आ रही थी, मगर अब उस लड़की का एक चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। चावलों का पहला चम्मच मुंह में डालती उसकी नज़र उस लड़की पर दोबारा पड़ी। वो एक बार फिर बदमज़ा हो गया। उसे हर चीज़ एकदम बेजायका लगने लगी। ये यकीनन उसकी जहनी कैफियत थी, वरना वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता था। इंसान नियामतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी ज़बान पर जायका चखने की हिस्स है। ये कितनी बड़ी नियामत है कि मैं अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो उसमें उसका जायका महसूस करती हूँ। अच्छा खाना खाकर खुशी महसूस करती हूँ। बहुत से लोग इस नियामत से भी महरूम होते हैं। उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी थी और ये शायद इंतहा साबित हुई। वो किसी आतिश फशां की तरह फट पड़ा। उसने पूरी कुव्वत से चम्मच अपनी प्लेट में पटका और बुलंद आवाज़ में धाड़ा, शट अप, जस्ट शट अप। रेस्टोरेंट एकदम खामोशी छा गई। यू बच बॉस्टर, जस्ट शट अप। वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम मेरे जहन से निकल क्यों नहीं जाते? दोनों कनपटियों पर हाथ रखे हुए चिल्लाया। तो मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम मुझे दोबारा नजर आए। एक बार फिर चिल्लाया और फिर उसने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया और उस वक्त पहली बार उसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों उनकी नज़रों का एहसास हुआ। वो सब उसे देख रहे थे। एक वेटर उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर तशवीश थी। आपकी तबीयत ठीक है सर? साला ने कुछ भी कहे बगैर अपना वॉलेट निकाला और चंद करेंसी नोट टेबल पर रख दिए। एक लफ्ज़ भी मजीद कहे बगैर वो रेस्टोरेंट से निकल गया।
वो इमामा नहीं थी, एक भूत था जो उसे चिमट गया था। वो जहाँ जाता वो वहाँ होती, कहीं उसका चेहरा, कहीं उसकी आवाज़। और जहाँ ये दोनों चीज़ें ना होती वहाँ सालार का पछतावा होता। वो एक चीज़ भूलने की कोशिश करता तो दूसरी चीज़ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। बाज़ दफ़ा वो इतना मुश्तल हो जाता कि उसका दिल चाहता वो उसे दोबारा मिले तो उसे उसका गला दबा दे या उसे शूट कर दे। उसे उसकी हर बात से नफरत थी। उस रात उसके साथ सफ़र में गुजारे हुए चंद घंटे उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर रहे थे। मगर आप क्यों आ रहे हैं? वो दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे और उसने सालार को चंद दिनों बाद न्यूयॉर्क आने की इत्तला दी थी। सालार उस वक्त रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहा होता तो उस इत्तला पर यकीनन खुश होता, मगर वो उस वक्त ज़हनी अबतरी की जिस दौर से गुजर रहा था उसमें कामरान का आना बेहद नागवार गुजर रहा था और ये नागवारी छुपा भी नहीं सका। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों आ रहे हैं? तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। कामरान उसके लहजे पर कुछ हैरान हुआ। और पापा ने भी कहा है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊँ। वो होठ बीचे उसकी बात सुनता रहा। तुम मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लेना, मैं तुम्हें एक दिन पहले अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग के बारे में बता दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। 4 दिन के बाद उसने कामरान को एयरपोर्ट से रिसीव किया और सालार को देखकर हैरान रह गया। तुम बीमार हो? उसने छूटते ही सालार से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। लग तो नहीं रहे हो? कामरान की तशवीश में कुछ और इजाफा होने लगा। वो आंखों में आंखें डालकर बात किया करता था, आज खिलाफी मामूल वो आंखें चुरा रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी वो बहुत गौर से सालार को देखता रहा। वो बेहद एहतियात से ड्राइव कर रहा था। कामरान को हैरानी हुई, इस कदर रैश ड्राइव करता था कि उसके साथ बैठे हुए बड़े से बड़ा जीदार आदमी डरता था। कामरान को एक मुस्बत तब्दीली लगी थी, मगर वो ये वाहिद मुस्बत तब्दीली थी जो उसने महसूस की थी। बाकी तब्दीलियाँ उसको परेशान कर रही थी। स्टडीज़ कैसी जा रही हैं तुम्हारी? ठीक हैं। उसे सफ़र के दौरान भी उसी तरह के जवाब मिलते रहे थे। ये उसके अपार्टमेंट की हालत है जिसने कामरान की इसराफ को इतना बढ़ाया था कि कुछ मुश्ताल हो गया था। ये तुम्हारा अपार्टमेंट है सालार? माय गॉड! सालार के पीछे उसके अपार्टमेंट में दाखिल होते ही वो चिल्ला उठा था। सालार अपनी चीज़ों को जिस तरह मुनज़्ज़म रखने का आदी था, वो नज़्म व ज़ब्त वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ हर चीज़ अबतर हालत में नज़र आ रही थी। जगह जगह उसके कपड़े, जराबे और जूते बिखरे पड़े थे। किताबों, अखबारों और मैगज़ीन्स का भी यही हाल था। किचन की हालत सबसे बुरी थी और बाथरूम की उससे भी ज़्यादा। कामरान ने कुछ शौक की हालत में पूरे अपार्टमेंट का जायज़ा लिया। कितने माह से तुमने सफाई नहीं की है? मैं अभी कर देता हूँ, सालार ने सर्द मेहरी के आलम में चीज़ें उठाते हुए कहा। तुम इस तरह रहने के आदी तो नहीं थे, अब क्या हुआ है? कामरान बहुत परेशान था। कामरान ने अचानक मेज़ पर सिगरेट के टुकड़ों से भरी एश ट्रे के पास जाकर सिगरेट के टुकड़ों को सूंघना शुरू कर दिया। सालार ने चुपती हुई तेज नज़रों से अपने बड़े भाई को देखा, मगर कुछ कहा नहीं। कामरान ने चंद लम्हों के बाद एश ट्रे नीचे पटक दिया। सालार, व्हाट आर यू अप टू दिस टाइम? मुझे साफ साफ बताओ, मसला क्या है? ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो तुम? नहीं, मैं कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके जवाब ने कामरान को खासा मुश्तल कर दिया। वो उसे कंधे से पकड़कर तकरीबन खींचते हुए बाथरूम के आईने के सामने ले आया। शक्ल देखो अपनी, ड्रग एडिक्ट वाली शक्ल यह नहीं, और हरकतें तो बिल्कुल वैसी ही हैं। देखो, नजरें उठाओ अपनी, चेहरा देखो अपना। वो अब उसे कॉलर से खींचते हुए कह रहा था। सालार आईने में अपने आप को देखे बगैर भी जानता था कि उस वक्त कैसा नजर आ रहा होगा। गहरे हल्का और बड़ी विषयों के साथ वो कैसा नजर आ सकता था। रही सही कसर उन मुहासा और होठों पर जमी हुई पेटियों ने पूरी कर दी थी, जो बेतहाशा कॉफ़ी और सिगरेट पीने का नतीजा थी। मुहासों की वजह से उसने रोज़ शेव करनी बंद कर दी थी। कुछ नाराज़गी के आलम में उसने कामरान से अपना कॉलर छुड़ाया और आईने पर नजरें दौड़ाए बगैर बाथरूम से निकलने की कोशिश की। लानत बरस रही तुम्हारी शक्ल पर। लानत वो लफ्ज़ था जो कामरान अक्सर इस्तेमाल किया करता था। सालार ने पहले कभी इस लफ्ज़ को महसूस नहीं किया था, मगर इस वक्त कामरान के मुंह से जुमला सुनकर वो जैसे भड़क उठा था। हाँ, लानत बरस रही मेरी शक्ल पर। तो वो कदरे भपरे हुए अंदाज में कामरान के सामने तन कर खड़ा हो गया। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ड्रग्स नहीं ले रहा, तो मैं नहीं ले रहा। आपको मेरा यकीन करना चाहिए। तुम पर यकीन? कामरान ने तांजिया लहजे में उसके पीछे बाथरूम से बाहर आते हुए कहा। उसने होंठ भींच लिए और कमरे की चीज़ें समेटने का काम जारी रखा। यूनिवर्सिटी जा रहे हो तुम? साथ को अचानक एक और अंदेशा हुआ। जा रहा हूँ, वो चीज़ें उठाता रहा। कामरान को तसल्ली नहीं हुई।
मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करवाना चाहता हूँ। अगर आप ये सब करने आए तो बेहतर है वापस चले जाएं। मैं कोई किंडरगार्टन का बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। कामरा ने उस बार कुछ कहने के बजाय इसके साथ मिलकर चीज़ें उठानी शुरू कर दी। साला ने इत्मीनान का सांस लिया। इसका ख्याल था कि अब वो उस मामले में दोबारा बहस नहीं करेगा, मगर इसका ये अंदाज गलत था। कामरा ने उसके पास अपने कयाम को लंबा कर दिया। 2-3 दिन के बजाय पूरा एक हफ्ता वहाँ रहा। सालार इसके कयाम के दौरान बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जाता रहा, मगर कामरान उस दौरान उसके दोस्तों प्रोफेसर से मिलता रहा। सेमेस्टर में फेल होने की खबर भी उसे सालार के दोस्तों से ही मिली थी और कामरान के लिए एक शौक था। सालार से कुछ भी तवक्का की जा सकती थी, मगर सेमेस्टर में फेल होना, वो भी इस बुरी तरह से, जबकि वो कुछ अरसा पहले तक यूनिवर्सिटी के पिछले रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए टॉप कर रहा था। इस बार उसने सालार से इस मामले को डिस्कस नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान सिकंदर उस्मान को फ़ोन करके इस सारे मामले से आगाह कर दिया। सिकंदर उस्मान के पैरों तले से एक बार फिर ज़मीन निकल गई थी। सालार ने अपना साबिका रिकॉर्ड बरकरार रखा था। 1-1.5 साल के बाद उनके लिए कोई ना कोई नया मसला खड़ा करता रहता था, और हाशिम मुबीन वाले मामले को भी इतना ही अरसा होने वाला था। आप अभी इससे उस मामले में बात न करें। यूनिवर्सिटी में कुछ छुट्टियां होने वाली हैं, आप उसे पाकिस्तान बुला लें कुछ अरसे के लिए, वहाँ रखें। फिर मम्मी से कहें कि वो उसके साथ वापसी पर यहाँ आ जाएं, और जब तक उसकी तालीम ख़त्म नहीं होती उसके साथ रहें। कामरा ने सिकंदर उस्मान को समझाया। सिकंदर ने इस बार ऐसा ही किया था। वो बगैर बताए छुट्टियां शुरू होने से पहले न्यूयॉर्क पहुँच गए। उसका हुलिया देखकर सिकंदर उस्मान के पेट में ग्रही पड़ने लगे थे, मगर उन्होंने कामरान की तरह उससे बहस नहीं की। उन्होंने उसे अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए कहा। उसके एहतिजाज और तालीमी मसरूफियात के बहाने को नज़रअंदाज करते उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी सीट बुक करवा दी और उसे पाकिस्तान ले आए। और रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचे। सिकंदर और तैयबा सोने के लिए चले गए। वो अपने कमरे में आ गया। वो तकरीबन 1.5 साल के बाद अपने कमरे को देख रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया था। कपड़े तब्दील करने के बाद वो लाइट ऑफ करके अपने बेड पर लेट गया। वो फ्लैट के दौरान सोता रहा था, इसलिए इस वक्त उसे नींद महसूस हो रही थी। शायद एक जोग्राफियाई तब्दीली थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। मैं वाकई आहिस्ता आहिस्ता बेख्वाबी का शिकार हो जाऊंगा, उसने तारीखी में कमरे की छत को घूरते हुए कहा। कुछ देर इसी तरह बेड पर करवटें बदलते रहने के बाद उठ बैठा। कमरे की खिड़कियों की तरफ जाते हुए उसने पर्दों को हटा दिया। उसकी खिड़कियों के पार वसी साइड लॉन के दूसरी तरफ हाशिम मुबीन का घर नजर आ रहा था। उसने इतने साल इस खिड़की के पर्दे आगे पीछे करके कभी हाशिम मुबीन के घर पर गौर नहीं किया था, मगर उस वक्त वो बहुत देर तक तारीकी में उस घर के ऊपर वाले फ्लोर की लाइट्स में नजर आने वाली इस इमारत को देखता रहा। बहुत सारी बातें उसे एकदम याद आने लगी थी। उसने पर्दे एक बार फिर बराबर कर दिए। वसीम के घर वालों को इमामा का पता चला। उसने अगले दिन नासिरा को बुलाकर पूछा। नासिरा ने उसे कुछ अजीब सी नज़रों से देखा। नहीं जी, कहाँ पता चला? उन्होंने तो एक एक जगह छान मारी है, मगर कहीं से कुछ पता नहीं चला। उन्हें शक अभी भी आप पर ही है। सलमा बीबी तो बहुत गालियाँ देती हैं आपको। सालार उसे देखता रहा। घर के नौकरों से भी पुलिस ने बड़ी पूछगछ की थी, मगर मैंने तो मजाले ज़रा भी कुछ बताया हो। उन्होंने मुझे काम से भी निकाल दिया था, मुझे भी मेरी बेटी को भी। फिर बाद में दोबारा रख लिया। आपके बारे में मुझसे पूछते रहते। शायद रखा भी उन लोगों ने दोबारा इसीलिए है कि यहाँ की खबरें मैं वहाँ देती रहूँ। मैं भी आए बाएँ शाये करके टाल देती हूँ। वो बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही थी। सालार ने फौरन मदाखलत की। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। हाँ जी, अभी भी तलाश कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं। वो लोग हर चीज़ छुपाते हैं नौकरों से। इमामा बीबी की बात भी नहीं करते हमारे सामने, मगर फिर भी कभी कभार कोई उड़ती उड़ती खबर मिल जाती है हमें। सालार साहब, कि आपको भी इमामा बीबी का पता नहीं है? नासिरा ने बात करते करते अचानक उससे पूछा। मुझे कैसे पता हो सकता है? सालार ने नासिरा को घूरा। ऐसे ही पूछ रही हूँ जी, आपके साथ उनकी दोस्ती थी, इसलिए मैंने सोचा शायद आपको पता हो। वो जो एक बार आपने मेरे साथ कुछ कागजात भिजवाए थे, वो किस लिए थे? उसका तजस्सुस अब तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका था। इस घर के कागजात थे, मैंने ये घर उसके नाम कर दिया था। नासिरा का मुँह खुले का खुला रह गया। फिर वो कुछ संभली। पर जी, ये घर तो सिकंदर साहब के नाम पर है। हाँ, मगर ये मुझे तब पता नहीं था। ये बात तुमने उन लोगों को बताई कि तुम यहाँ से कोई कागज़ लेकर उसके पास गई थी? नासिरा ने कानों को हाथ लगाए।
तौबा करी जी, मैंने क्यों बताना था, मैंने तो सिकंदर साहब को नहीं बताया। और यही बेहतर है कि तुम अपना मुंह इस तरह हमेशा के लिए बंद रखो। अगर ये बात उनको पता चली तो पापा तुम्हें सामान समेत उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तुम उनके गुस्से को जानती हो, जाओ अब यहाँ से। सालार ने तरशी से कहा। नासिरा खामोशी से उसके कमरे से निकल गई। वह वीकेंड पर कभी कभार हाइकिंग के लिए मार्गला की पहाड़ियों पर जाया करता था। वो वीकेंड नहीं था, मगर अचानक इसका मूड वहां जाने का बन गया। हमेशा की तरह गाड़ी नीचे पार्क करके वो एक बैग अपनी पुश्त पर डाले हाइकिंग करता रहा। वापसी का सफर उसने तब शुरू किया जब साए लंबे होने लगे। वो अंदाजा कर सकता था कि उसे अपनी गाड़ी तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। वापसी के सफ़र को कुछ तेज़ी से तय करने के लिए उस सड़क पर आ गया जहाँ से आमतौर पर लोग गुजरते थे। उसने अभी कुछ फासला ही तय किया था जब उसे अपने पीछे तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सालार ने एक नज़र मुड़कर देखा। वो 2 लड़के थे जो उससे काफ़ी पीछे थे, मगर बहुत तेज़ी से आगे आ रहे थे। सालार ने गर्दन वापस मोड़ लिया और उसी तरह अपना नीचे का सफ़र जारी रखा। उसे अपने हुलिये से वो लड़के मशकूक नहीं लगे थे। जीन्स और शर्ट में मलबूस उनका हुलिया आम लड़कों जैसा था, मगर फिर चलते चलते उसे एकदम कोई अपने बिल्कुल अकब में महसूस हुआ। वो बर्क रफ्तारी से पलटा और साख्त हो गया। उन दोनों लड़कों के हाथ में रोलर थे और वो उसके बिल्कुल सामने थे। अपने हाथ ऊपर कर दो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे, उनमें से एक ने बुलंद आवाज़ में कहा। सालार ने बेख्तियार अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उनमें से एक उसके पीछे गया और बहुत तेज़ी से उसने उसे खींचते हुए धक्का दिया। सालार लड़खड़ाया मगर संभल गया। उधर चलो, सालार ने किसी किस्म की मज़ाहमत किए बगैर उस तरफ जाना शुरू कर दिया जहाँ उसे सड़क से हटाना चाहते थे ताकि कोई एकदम वहाँ न आ जाए। उनमें से एक तकरीबन उसे धकेलते उस रास्ते से हटाकर झाड़ियों और दख्तों के बहुत अंदर तक ले गया। घुटनों के बल बैठो, एक ने दृष्टि से उसे कहा। सालार ने खामोशी से उसके हुक्म पर अमल किया। वो जानता था कि वो लोग उसकी चीज़ें छीनेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे, और वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिस पर वो दोनों मुश्तल होकर उसे नुकसान पहुंचाते। उनमें से एक उसके पीछे गया और उसने उसकी पुश्त पर लटका हुआ छोटा सा बैग उतार लिया। उस बैग में एक कैमरा, चंद फिल्म रोल, बैटरी, टेलीस्कोप, फर्स्ट एड किट, वॉलेट, पानी की बोतल और चंद खाने की चीज़ें थी। जिस लड़के ने बैग उतारा था वो बैग खोलकर अंदर मौजूद चीज़ों का जायज़ा लेता रहा। फिर उसने वॉलेट खोलकर उसके अंदर मौजूद करेंसी नोट और क्रेडिट कार्ड्स का जायज़ा लिया। उसके बाद उसने बैग में से टिश्यू का पैकेट निकाल लिया और फिर फर्स्ट एड किट भी निकाल ली। अब तुम खड़े हो जाओ, उस लड़के ने तहकुमाना अंदाज में कहा। सालार उस तरह हाथ सर से ऊपर उठाए खड़ा हो गया। उस लड़के ने उसकी पुश्त पर जाकर उसकी शॉर्ट्स की जेबों में हाथ डालकर उन्हें टटोला और उसमें मौजूद गाड़ी की चाबी निकाली। गुड, कार है। सालार को पहली बार कुछ तशवीश हुई। तुम लोग मेरा बैग ले जाओ मगर कार को रहने दो, सालार ने पहली बार उन्हें मुखातिब किया। क्यों? कार को क्यों रहने दे? तुम हमारी खाला के बेटे हो कि कार को रहने दें? उस लड़के ने दरस्त लहजे में कहा। तुम लोग अगर कार ले जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। सिर्फ कार की चाबी मिल जाने से तुम कार नहीं ले जा सकोगे, उसमें और भी बहुत से लॉक्स हैं, सालार ने उनसे कहा। वो हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं, उस लड़के ने उससे कहा और फिर आगे बढ़कर उसकी आंखों से ग्लासेस खींच लिए। अपने जागर्स उतार दो, सालार ने हैरानी से उसे देखा। जागर्स किस लिए? इस बार उस लड़के ने जवाब देने की बजाय पूरी कुव्वत से एक थप्पड़ सालार के मुंह पर मारा। वो लड़खड़ा गया। चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों के सामने तारे नाच गई। दोबारा कोई सवाल मत करना, जागर्स उतारो। सालार कशमगी नजरों से उसे देखने लगा। दूसरे लड़के ने उस पर ताने हुए रोलर के चैम्बर को एक बार जताने वाले अंदाज में हरकत दी। पहले लड़के ने एक और थप्पड़ उस बार सालार के दूसरे गाल पर दे मारा। अब देखो उस तरह, जागर्स उतारो, उसने सख्ती से कहा। सालार ने इस बार उसकी तरफ देखे बगैर नीचे झुककर आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों जागर्स उतार दिए। अब उसके पैरों में सिर्फ जराबें रह गई थीं। अपनी शर्ट उतारो। सालार एक बार फिर एतराज़ करना चाहता था मगर दोबारा थप्पड़ खाना नहीं चाहता था। अगर उन दोनों के पास रोलर न होते तो वो जिस्मानी तौर पर उनसे बहुत बेहतर था और यकीनन उनकी टिकाई कर रहा होता, मगर उनके पास रोलर की मौजूदगी ने एकदम ही उसे उनके सामने बेबस कर दिया था। उसने अपनी शर्ट उतार कर उस लड़की की तरफ बढ़ाई।
नीचे फेंको, उस लड़के ने तहकुमाना अंदाज में कहा। सालार ने शर्ट नीचे फेंक दी। उस लड़के ने अपने बाएं हाथ को जेब में डालकर कोई चीज़ निकाली। वो प्लास्टिक की बारीक डोरी का एक गुच्छा था। उसे देखते ही सालार की समझ में आ गया कि वो क्या करना चाहते हैं। वो बेख्तियार परेशान हुआ। शाम हो रही थी। कुछ ही देर में वहाँ अंधेरा छा जाता और वो वहाँ से राही किस तरह हासिल करता। देखो, मुझे बांधो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मेरा बैग और मेरी कार ले जाओ। इस बार उसने मदाफियाना अंदाज में कहा। उस लड़के ने कुछ भी कहे बगैर पूरी कुव्वत से उसके पेट में एक घूंसा मारा। सालार दर्द से दोहरा हो गया। उसके मुंह से एक चीख निकली थी। कोई मशवरा नहीं। उस लड़के ने जैसे उसे याद करवाया, जोर से एक तरफ धकेला। दर्द से बलबलाते हुए सालार ने अंधों की तरह उसकी पैरवी की। एक दरख्त के तने के साथ बिठाकर उस लड़के ने बड़ी महारत के साथ उसके दोनों बाजों को पतले से तने के पीछे ले जाकर उसकी कलाइयों पर वो डोरी लपेटना शुरू कर दी। दूसरा लड़का सालार से जरा फासले पर इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए सालार पर रिवॉल्वर ताने रहा। उसके हाथों को अच्छी तरह बांधने के बाद उस लड़के ने सामने आकर उसके पैरों की जराबें उतारी और फिर फर्स्ट एड किट में मौजूद कैंची से उसने सालार की शर्ट की पट्टियां काटनी शुरू कर दी। उनमें से कुछ पट्टियों को उसने एक बार फिर बड़ी महारत के साथ उसके टखनों के गिर्द लपेट कर ग्रह लगा दी। फिर उसने टिश्यू का पैकेट खोला और उसमें मौजूद सारे टिश्यू बाहर निकाले। मुंह खोलो। सालार जानता था वो अब क्या करने वाला है। वो जितनी गालियाँ उसे दिल में दे सकता था उस वक्त दे रहा था। उस लड़के ने एक बाद दिगरे वो सारे टिश्यू उसके मुंह में ठोंस दिए और फिर शर्ट की वाहिद बच जाने वाली पट्टी को घोड़ी की लगाम की तरह उसके मुंह में डालते हुए दरख्त के तने के पीछे उसे बांध दिया। दूसरा लड़का अब इत्मीनान से बैग बंद कर रहा था। फिर चंद मिनटों के बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। उनके वहाँ से जाते ही सालार ने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर दी, मगर जल्द ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका है। उस लड़के ने बड़ी महारत के साथ उसे बांधा था। वो सिर्फ हिलने जुलने की कोशिश से खुद को आज़ाद नहीं कर सकता था, नहीं डोरी ढीली कर सकता था। वो डोरी उसके हरकत करने पर उसके गोश्त के अंदर घुसती हुई महसूस हो रही थी। उसकी हालत उस वक्त बेहद ख़राब थी। उन्हें किसी को आवाज़ दे सकता था, न दूसरे तरीके से खुद अपनी तरफ किसी को मतवज्जा कर सकता था। उसके इर्द गिर्द कद आदम झाड़ियाँ थी और शाम के ढलते सायों में उन झाड़ियों में उसकी तरफ किसी का मतवज्जा हो जाना कोई मौजज़ा ही हो सकता था। उसके जिस्म पर उस वक्त लिबास के नाम पर सिर्फ घुटनों से कुछ नीचे तक लटकने वाली बरमुदा शॉर्ट्स के अलावा अब कुछ भी नहीं था। और शाम होने के साथ साथ खनकी बढ़ रही थी। घर में कोई ये नहीं जानता था कि वो हाकिम किस लिए आया हुआ है, और जब घर न पहुंचने पर उसकी तलाश शुरू होगी तब भी यहाँ उस तारीकी में दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान बंधे हुए उसके वजूद तक नहीं पहुंच सकते थे। आधे घंटे की जिद्दोजहद के बाद जब वो अपने पैरों के गिर्द मौजूद पट्टियों को ढीला करने और फिर उन्हें खोलने में कामयाब हुआ, उस वक्त सूरज मुकम्मल गुरूब हो चुका था। अगर चांद न निकला होता तो शायद वो अपने हाथ पांव और इर्द गिर्द के माहौल को भी देख न पाता। इक्का दुक्का गुजरने वाली गाड़ियां और लोगों का शोर अब न होने के बराबर था। उसके इर्द गिर्द जिंगरों की आवाज़ें गूंज रही थी और वो गर्दन से कमर तक अपनी पुश्त पर दरख्त के तने की वजह से आने वाली रगड़ और खराशों को बखूबी महसूस कर सकता था। दरख्त की दूसरी तरफ उसके हाथों की कलाइयों में मौजूद डोरी अब उसकी गोश्त में उतरी हुई थी। वो हाथों को मजीद हरकत देने के काबिल नहीं रहा था। वो कलाइयों से उठती ठेसें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके मुंह के अंदर मौजूद टिश्यूज़ अब गल चुके थे और उनके गलने की वजह से मुंह में लगाम की तरह कसी हुई पट्टी को हरकत देने लगा था, मगर वो गले से आवाज़ निकालने में अब भी बुरी तरह नाकाम था, क्योंकि उन गले हुए टिश्यूज़ को न निगल सकता था न उगल सकता था। वो इतनी ज़्यादा थे कि उन्हें च्युइंगम की तरह चबाने में भी नाकाम था। उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो रही थी। उस सुबह तक उस हालत में वहाँ यकीनन ठटर कर मर जाता अगर खौफ या किसी जहरीले कीड़े के काटने से न मरता तो। उसके जिस्म पर अब छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे और बार बार उसे काट रहे थे। वो अपनी बरहना टांगों पर चलने और काटने वाले कीड़ों को झटक रहा था, मगर बाकी जिस्म पर रेंगने वाले कीड़ों को झटकने में नाकाम था और वो ये नहीं जानता था कि उन छोटे कीड़ों के बाद उसे और किन कीड़ों का सामना करना पड़ेगा। और अगर वहाँ बिच्छू और सांप होते तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी हालत
मज़ीद ख़राब हो रही थी। आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है? आखिर मैंने क्या किया है? वो बेचारगी से सोचने में मसरूफ़ था। और मैं यहाँ मर गया तो मेरी लाश तक दोबारा किसी को नहीं मिलेगी। कीड़े मकोड़े और जानवर मुझे खा जाएंगे। उसकी हालत गैर होने लगी। एक अजीब तरह के खौफ ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो क्या मैं इस तरह मरूंगा, यहाँ इस हालत में, बेलिबास, बेनिशान? घर वालों को पता तक नहीं होगा मेरे बारे में? क्या मेरा अंजाम ये होना है? उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसे अपनी मौत से एकदम खौफ आया, इतना खौफ कि उसे सांस लेना मुश्किल लगने लगा। उसे यूं लगा जैसे मौत उसके सामने उससे चंद कदम के फासले पर खड़ी हो, उसके इंतजार में, ये देखने के वो किस तरह सिसक सिसक कर मरता है। वो दर्द की परवाह किए बगैर एक बार फिर अपनी कलाइयों की डोरी को तोड़ने या ढीली करने की कोशिश करने लगा। उसके बाजू शल होने लगे। 15 मिनट बाद उसने एक बार फिर अपनी जिद्दोजहद छोड़ दिया। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि उसके मुंह की पट्टी ढीली हो गई थी। वो गर्दन को हिलाते हुए उसे मुंह से निकाल सकता था। उसके बाद उसने टिश्यूज़ निकाल दिए थे। अगले कई मिनट वो गहरे सांस लेता रहा। फिर वो बुलंद आवाज़ में अपनी मदद के लिए आवाज़ें देने लगा, इतनी बुलंद आवाज़ में जितनी वो कोशिश कर सकता था। उसका अंदाज़ा बिल्कुल हज़ियानी था। आधे घंटे तक मुसलसल आवाज़ें देते रहने के बाद उसकी हिम्मत और गला दोनों जवाब दे गए। उसका सांस फूल रहा था, यूँ जैसे वो कई मील दूर दौड़ता रहा हो, मगर अब भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया था। कलाई के ज़ख्म अब उसके नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे और कीड़े अब भी उसके चेहरे और गर्दन पर भी काट रहे थे। वो नहीं जानता था एकदम उसे क्या हुआ। बस बुलंद आवाज़ में बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। और ज़िंदगी में पहली बार बुरी तरह रो रहा था। शायद ज़िंदगी में पहली बार उसे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। और उस वक्त दरख्त के उस तने के साथ बंधे सिसकते उसे एहसास हुआ कि वो मरना नहीं चाहता है। वो मौत से उसी तरह खौफजदा हो रहा था जिस तरह न्यूयॉर्क में हुआ था। वो नहीं जानता था वो कितनी देर उस तरह बेबसी के आलम में बुलंद आवाज़ में रोता रहा। फिर उसके आंसू खुश्क होने लगे। शायद वो इतना थक चुका था कि अब रोना भी उसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। निढाल सा होकर उसने दरख्त के तने से सर टकाते हुए आंखें बंद कर ली। उसके कंधा और बाजों में इतना दर्द हो रहा था कि उसे लग रहा था कुछ देर में मफलूज हो जाएंगे। फिर वो कभी उन्हें हरकत नहीं दे सकेगा। मैंने कभी किसी के साथ इस तरह नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। सालार, मेरे लिए पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स है, तुम उसमें इजाफा ना करो। मेरी ज़िंदगी पहले बहुत मुश्किल है और हर गुजरते दिन के साथ और मुश्किल होती जा रही। कम अज़ कम तुम तो मेरी सिचुएशन को समझो, मेरी मुश्किलात को मत बढ़ाओ। दरख्त के तने के साथ टेक लगाए सालार ने अपनी आंखें खोल दी। उसका हलक खुश्क हो रहा था। नीचे, बहुत दूर इस्लामाबाद की रोशनियां नजर आ रही थीं। मैं तुम्हारे मसाइल में इजाफा करने की कोशिश कर रहा हूँ। माय डियर इमामा, मैं तो तुम्हारी मदद में घुल हो रहा हूँ, तुम्हारे मसाइल खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खुद सोचो, मेरे साथ रहकर तुम कितनी अच्छी और महफूज जिंदगी गुजार सकती हो। सालार ने अपने होंठ खींच लिए। सालार, मुझे तलाक दे दो, भराई लजाजत आमेज आवाज़। स्वीट हार्ट, तुम कोर्ट में जाकर ले लो जैसा कि तुम कह चुके हो। वो अब चुपचाप खुद से बहुत दूर नजर आने वाली रोशनियों को देख रहा था। कोई उसके सामने जैसे आईना लेकर खड़ा हो गया था जिसमें वो अपना अक्स देख सकता था और अपने साथ साथ किसी और का भी। मैंने इमामा के साथ सिर्फ मजाक किया तो बड़बड़ाया। मैं उसे कोई तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। उसे अपने अल्फाज खोखले लगे। वो पता नहीं किसको वजाहत देने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक वो इसी तरह इस्लामाबाद की रोशनियों को देखता रहा। फिर उसकी आंखें धुंधलाने लगी। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई। इस बार उसकी आवाज़ भराई हुई सरगोशी थी। मैंने जानते बूझते उसके लिए मसाइल खड़े करने की कोशिश की। मैंने उसे धोखा दिया, मगर मुझसे गलती हो गई और मुझे पछतावा भी है। मैं जानता हूँ मेरे तलाक न देने से और जलाल के बारे में झूठ बोल देने से उसे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। मुझे वाकई पछतावा है उस सब के लिए, मगर उसके अलावा तो मैंने किसी और को भी धोखा नहीं दिया, किसी के लिए परेशानी खड़ी नहीं की। एक बार फिर रोने लगा। मेरे खुदा, अगर एक बार मैं यहाँ से बच गया, मैं यहाँ से निकल गया तो मैं इमामा को ढूंढूंगा, मैं उसे तलाक दे दूंगा, मैं जलाल के बारे में भी उसे सच बता दूंगा। बस एक बार आप मुझे यहाँ से जाने दें। वह फूट फूट कर रो रहा था। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि इमामा ने उसके तलाक देने से इनकार पर क्या महसूस किया होगा। शायद इसी तरह इसने भी अपने हाथ बंधे हुए महसूस किए होंगे जिस तरह वो कर रहा था।
वहाँ बैठे हुए पहली बार वो इमामा की बेबसी, खौफ और तकलीफ को महसूस कर सकता था। उसने जलाल अंसर की शादी के बारे में उससे झूठ बोला था और उसके झूठ पर इमामा के चेहरे का तासर उसे अब भी याद था। उस वक्त तो उस तासर से बेहद महसूस हुआ था। वो इस्लामाबाद से लाहौर तक तकरीबन पूरी रात रोती रही थी और वो बेहद मसरूर था। वो उस वक्त उसकी जहनी और जज्बाती कैफियत का अंदाज़ा कर सकता था। उस अंधेरी रात में उस गाड़ी में सफ़र करते उसे अपने आगे और पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। वाहिद पनागा जिसका वो सोच कर निकली थी वो जलाल अंसर का घर था और सालार सिकंदर ने उसे वहाँ जाने नहीं दिया था। और रात के उस पहर वहाँ आज़ाब में उतरने वाली तारीकी में बैठकर उस अंदेशा और खौफ का अंदाज़ा कर सकता था जो उस रात इमामा को रुला रहे थे। मुझे अफसोस है, मुझे वाकई अफसोस है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अगर वो मुझे दोबारा मिली तो मैं उससे एक्सक्यूज़ कर लूँगा, मैं जिस हद तक मुमकिन हो उसकी मदद करूँगा, मगर इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैंने कभी कोई नेकी की है तो उसके बदले रिहाई दिला दे। ओ गॉड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसने बहते हुए आंसुओं के साथ अपनी नेकियां गिनने की कोशिश की जिन्हें कोई गिनवा सके। उस वक्त पहली बार उस पर हौलनाक इंकशाफ हुआ कि उसने ज़िंदगी में अब तक कोई नेकी नहीं की थी, कोई नेकी जिसे उस वक्त अल्लाह के सामने पेश करके उसके बदले में रिहाई मांगता। एक और खौफ ने फिर उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसने ज़िंदगी में कभी खैरात नहीं की थी और उस पर यकीन नहीं रखता था। वो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में टिप खुशदिली से दिया करता था, मगर कभी किसी फ़कीर के हाथ फैलाने पर उसे कुछ नहीं दिया था। स्कूल कॉलेज में मुख्तलिफ कामों के लिए जब फंड जमा होते तब भी वो टिकट्स खरीदने या बेचने से साफ इनकार कर देता। मैं चैरिटी पर यकीन नहीं रखता। उसकी ज़बान पर रुखे अंदाज में सिर्फ एक ही जुमला होता, मेरे पास इतनी फालतू रकम नहीं कि मैं हर जगह लुटाता फिरूं। उसका ये रवैया न्यूयॉर्क में भी जारी रहा था। ये सब सिर्फ चैरिटी तक ही महदूद नहीं था। वो चैरिटी के अलावा भी किसी की मदद करने पर यकीन नहीं रखता था। उसे कोई ऐसा लम्हा याद नहीं आया जब उसने किसी की मदद की हो। सिर्फ इमामा की मदद की थी और उस मदद के बाद उसने जो कुछ किया था उसके बाद वो उसे नेकी नहीं समझ सकता था। वो इबादत करने का भी आदी नहीं था। शायद बचपन में उसने चंद बार सिकंदर के साथ ईद की नमाज पढ़ी हो, मगर वो भी इबादत से ज़्यादा एक रस्म थी। उसे न्यूयॉर्क में वो रात याद आई जब वो इशा की नमाज अधूरी छोड़कर भाग आया था और उसके साथ इसे इस होकर को दिए हुए $50 भी याद आए। शायद वो वाहिद मौका था जब उसे किसी पर तरस आया था। वो मुस्तकिल अपनी जहन को अपनी किसी नेकी की तलाश में खनगलता रहा, मगर नाकाम रहा। और फिर उसे अपने गुनाह याद आने लगे। क्या था जो नहीं कर चुका था। उसके आंसू, गिड़गिड़ाना, रोना सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया। हिसाब किताब बिल्कुल साफ था। वो अगर आज इस हालत में मर जाता तो उसके साथ कोई ज़्यादती न होती। 22 साल की उम्र में वहाँ बैठे कई घंटे सिर्फ सर्व करने पर भी जिस शख्स को अपनी कोई नेकी याद ना आए, जबकि शख्स का IQ लेवल 150 हो और उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक, वो शख्स अल्लाह से चाहता हो कि उसकी किसी नेकी के बदले उस आजमाइश से रिहा कर दिया जाए जिसमें वो फंस गया है। What is next to ecstasy? उसने टीन एज में कोकीन पीते हुए एक बार अपने दोस्त से पूछा था, वो भी कोकीन ले रहा था। मोर एक्सटेसी, उसने कहा था। उसने कोकीन लेते हुए उससे देखा। There is no end to ecstasy. It is preceded by pleasure and followed by more ecstasy. वो नशे की हालत में उससे कह रहा था। सालार मुतमईन नहीं हुआ। No, it does end. What happens when it ends? When it really ends? उसके दोस्त ने अजीब से नज़रों से उसे देखा। You know it yourself, don't you? You have been throw it off and on. सालार जवाब देने की बजाय दोबारा कोकीन लेने लगा था। उसकी कलाइयों की गोश्त में उतरती डोरी उसे अब जवाब दे रही थी। पेन, व्हाट इज़ नेक्स्ट टू पेन? उसने मुज़ाहिका खास लहजे में उस रात इमामा हाशिम से पूछा था। नथिंगनेस, रस्सी नुमा कोई चीज़ लहराते उसके जिस्म पर गिरी थी। उसके सर, चेहरे, गर्दन, सीने, पेट और वहाँ से तेज़ रफ्तारी से रेंगती हुई उतर गई। सालार ने कांपते जिस्म के साथ अपनी चीख रोकी थी। वो कोई सांप था जो उसे काटे बगैर चला गया था। उसका जिस्म पसीने में नहा गया था। उसका जिस्म अब जाड़े के मरीज की तरह थर थर कांप रहा था। नथिंगनेस, आवाज़ बिल्कुल साफ थी। एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू नथिंगनेस? तहकीर आमीज आवाज़ और मुस्कुराहट उसकी थी। हेल,
उसने यही कहा था। वो पिछले 8 घंटे से वहाँ बंधा हुआ था, उस वीरानी, उस तारीखी, उस वहशतनाक तन्हाई में। वो पूरा 1 घंटा हलक के बल पूरी कुव्वत से मदद के लिए पुकारता रहा था, यहाँ तक कि उसका हलक आवाज़ निकालने के काबिल नहीं रहा था। नथिंगनेस से हेल, वो उन दोनों के बीच कहीं मुअल्लक था, या शायद नथिंगनेस में दाखिल होने वाला था और हेल तक पहुंचने वाला था। तुम्हें खौफ नहीं आता, ये पूछते हुए कि हेल के बाद क्या आएगा, दोज़ख के बाद आगे क्या आ सकता है, इंसान के मातूब और मग़ज़ूब हो जाने के बाद बाकी बचता ही क्या है जिसे जानने का तुम्हें इश्तियाक है। सालार ने वहशत भरी नज़रों से इर्द गिर्द देखा। वो क्या था, कब्र या दोज़ख या ज़िंदगी में उसका एक मंजर, भूख, प्यास, बेबसी, बेयारी और मददगारी, जिस्म पर चलते कीड़े जिन्हें वो खुद को काटने से रोक तक नहीं पा रहा था, मफलूज होते हुए हाथ पांव, पुश्तार हाथों की कलाइयों पर लम्हा बलम्हा बढ़ते हुए जख्म। खौफ था या दहशत, पता नहीं क्या था, मगर वो बुलंद आवाज़ में पागलों की तरह चीखें मारने लगा था। उसकी चीखें दूर दूर तक फिजा में गूंज रही थी, हज़ियानी और जुनूनी अंदाज में बुलंद की जाने वाली बेमकसद और खौफनाक चीखें। उसने ज़िंदगी में इस तरह का खौफ कभी महसूस नहीं किया था, कभी भी नहीं। उसे अपने इर्द गिर्द अजीब से भूत चलते फिरते नजर आने लगे थे। उसे लगा रहा था कि उसके दिमाग की रग फटने वाली है या फिर नर्वस ब्रेक डाउन। फिर उसकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती गईं, उसका गला फिर बंद हो गया। अब सिर्फ सराहटें थी जो उसे सुनाई दे रहे थे। उसे यकीन हो चुका था कि वो अब मर रहा है, उसका हार्ट फेल हो रहा था या फिर वो अपना जहनी तवाज़ुन खो देने वाला है। और उसी वक्त अचानक तने के पीछे बंधी हुई कलाइयों की डोरी ढीली हो गई। होश हवास खोते उसके आसाब ने एक बार फिर झटका लिया। उसने निचला और दांतों में दबाते अपने हाथों को हरकत दी। डोरी और ढीली होती गई, शायद मुसलसल तने की रगड़ लगते लगते दरमियान से टूट गई थी। उसने हाथों को कुछ और हरकत दी और तब उसे एहसास हुआ कि वो दरख्त के तने से आज़ाद हो चुका था। उसने बेयकीनी के आलम में अपने हाथों को सीधा किया। दर्द की तेज़ लहरें उसके बाजुओं से गुजरे। क्या मैं बच गया हूँ? क्यों? किस लिए? माऊफ होते हुए जहन के साथ उसने अपनी गर्दन के गिर्द मौजूद उस पट्टी को उतारा जो पहले उसके मुंह के गिर्द बांधी गई थी। बाजुओं को दी गई मामूली हरकत से उसके मुंह से करह निकली थी। उसके बाजुओं में शदीद तकलीफ हो रही थी, इतनी तकलीफ कि उसे लग रहा था वो दोबारा कभी अपने बाजू इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसकी टांगें भी सुन्न हो रही थी। उसने खड़े होने की कोशिश की, वो लड़खड़ा कर बाजुओं के बल ज़मीन पर गिरा। हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली। उसने दूसरी कोशिश हाथा और घुटनों के बल की। इस बार वो खड़ा होने में कामयाब हो गया। वो दोनों लड़के उसके जागर से और घड़ी भी ले जा चुके थे। उसकी जराबें वहीं कहीं पड़ी थी। वो अंधेरे में उन्हें टटोल कर पहन सकता था, मगर बाजू और हाथों को इस्तेमाल में लाना पड़ता और उस वक्त एक काम करने के काबिल नहीं था, न जिस्मानी तौर पर न जहनी तौर पर। उस वक्त सिर्फ वहाँ से निकल जाना चाहता था, हर कीमत पर। अंधेरे में ठोकरे खाता, झाड़ियों से उलझता, खराशे लेता, वो किसी न किसी तरह उस रास्ते पर आ गया था जिस रास्ते से वो दोनों हटाकर उसे ले आए थे। और फिर नंगे पांव उसने नीचे का सफ़र तय किया। उसके पैरों में पत्थर और कंकरियां छुप रही थी, मगर वो जिस जहनी और जिस्मानी अजियत का शिकार था उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो ये नहीं जानता था कि उस वक्त क्या हुआ था, मगर उसे अंदाज़ा था कि आधी रात से ज़्यादा गुजर चुके। उसे नीचे आने में कितना वक्त लगा और उसने ये सफ़र किस तरह तय किया वो नहीं जानता। उसे सिर्फ ये याद था कि पूरी रात से बुलंद आवाज़ से रोता रहा था। इस्लामाबाद की सड़कों पर आकर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में भी उसने अपने हुलिये को देखने की कोशिश नहीं की, न ही कहीं रुकने की ख्वाहिश की, न ही किसी की मदद लेने की। वो इसी तरह रोता हुआ लड़खड़ाती कदमों के साथ सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलता रहा। वो पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार की जिसने सबसे पहले उसे देखा था और उसके पास आकर रुक गई। अंदर मौजूद कांस्टेबल उसके सामने नीचे उतरे और उसे रोक लिया। वो पहली बार होश हवास में आया था, मगर उस वक्त भी वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं पर काबू पाने में नाकाम हो रहा था। वो लोग अब उससे कुछ पूछ रहे थे, मगर वो क्या जवाब देता। अगले 15 मिनट में एक हॉस्पिटल में था जहाँ उसे फर्स्ट एड दी गई थी। वो उससे उसके घर का पता पूछ रहे थे, मगर उसका गला बंद था। वो उन्हें कुछ भी बताने के काबिल नहीं था। सूजे हुए हाथों के साथ उसने कागज़ पर अपने घर का फ़ोन नंबर और एड्रेस घसीट दिया। अभी और कितनी देर उसे यहाँ रहना पड़ेगा? ज़्यादा देर नहीं, जैसे ही होश आता है हम दोबारा चेकअप करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे।
ज़्यादा शदीद किस्म की इंजरीज नहीं हैं, बस घर में कुछ दिनों तक मुकम्मल तौर पर रेस्ट करना पड़ेगा। उसका ज़हन लाशऊर से शऊर का सफ़र तय कर रहा था। पहले जो सिर्फ बेमानी आवाज़ें थीं, अब उन्हें मफ़हूम पहना रहा था। आवाज़ों को पहचान रहा था। उनमें से एक आवाज़ सिकंदर उस्मान की थी, दूसरी यकीनन किसी डॉक्टर की। सालार ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। उसकी आंखें एकदम चंदिया गई थीं। कमरे में बहुत तेज़ रोशनी थी, या कम अज़ कम उसे ऐसा ही लगा था। उनके फैमिली डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक था। एक बार फिर पहले भी यहाँ ऐसे कमरे में रह चुका था, और ये पहचाने के लिए एक नज़र ही काफ़ी थी। उसका जहन बिल्कुल सही काम कर रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले दर्द का एहसास उसे फिर होने लगा। उसके बावजूद कि अब एक बहुत नरम और आरामदाह बिस्तर में था। उसके जिस्म पर वो लिबास नहीं था जो उसने उस सरकारी अस्पताल में पहना था जहाँ से ले जाया गया था। एक और लिबास में मलबूस था। यकीनन उसके जिस्म को पानी की मदद से साफ भी किया गया था, क्योंकि उसे आधे बाजों वाली शर्ट से झांकते अपनी बाजों पर कहीं भी मिट्टी या गिर्द नजर नहीं आ रही थी। उसकी कलाइयों की गर्द पट्टियां बंधी हुई थी, और उसके बाजों पर छोटे छोटे बहुत से निशानात थे। बाजू और हाथ सूजे हुए थे। वो अंदाज़ा कर सकता था कि ऐसे ही बहुत से निशानात उसके चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी होंगे। उसे अपनी एक आंख भी सूजी महसूस हो रही थी, और उसके जबड़े भी दुख रहे थे। मगर उससे भी ज़्यादा बुरा हाल गले का था। उसके बाजू में एक ड्रिप लगी हुई थी जो अब तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। पहली बार उसको होश में डॉक्टर नहीं देखा था। उनका फैमिली डॉक्टर नहीं था, शायद उसके साथ काम करने वाले कोई और फिजिशियन था। उसने सिकंदर को उसकी तरफ मतवजा किया। होश आ गया है। साला ने एक सोफे पर बैठी तैयबा को अपनी तरफ बढ़ते देखा, मगर सिकंदर आगे नहीं आए थे। डॉक्टर अब उसके पास आकर उसकी नब्ज चेक कर रहा था। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सालार जवाब में कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी हलक से आवाज़ नहीं निकल सकी। वो सिर्फ मुंह खोल कर रह गया। डॉक्टर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। सालार ने तकिए पर रखा हुआ अपना सर नफ़ी में हिलाया। बोलने की कोशिश करो। डॉक्टर शायद पहले उसके गले के प्रॉब्लम के बारे में जानता था। सालार ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिला दिया। डॉक्टर ने नर्स के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे से एक टॉर्च नमा आला उठाया। मुंह खोलें। सालार ने देखते जबड़ों के साथ अपना मुंह खोल दिया। डॉक्टर कुछ देर उसके हलक का मुआयना करता रहा, फिर उसने टॉर्च बंद कर दी। गले का तफसीली चेकअप करना पड़ेगा, उसने मुड़कर सिकंदर उस्मान को बताया। फिर उसने एक राइटिंग पैड और पेन सालार की तरफ बढ़ाया। नर्स तब तक उसके बाजू में लगे ड्रिप उतार चुकी थी। उठकर बैठे और बताओ क्या हुआ है गले को। उसे उठकर बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नर्स ने तकिया उसके पीछे रख दिया था, और वो राइटिंग पैड हाथ में ले सोचता रहा। क्या हुआ था गले को, जिस्म को, दिमाग को? कुछ भी लिखने के काबिल नहीं था। सूजी में उंगलियों में पकड़े पेन को देखता रहा। उसे याद था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे अपनी वो चीखें याद आ रही थी जिन्होंने अब उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या लिखा जाए? एक कि मुझे एक पहाड़ पर सारी चीज़ें छीन कर बांध दिया गया था, या फिर एक कि मुझे चंद घंटों के लिए जिंदा कब्र में उतार दिया गया था ताकि मुझे सवालों का जवाब मिल जाए। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी? वो सफ़ेद साफ कागज़ को देखता रहा। फिर उसने मुख्तसर सी तहरीर में अपने साथ होने वाला वाक़या तहरीर कर दिया। डॉक्टर ने राइटिंग पैड पकड़कर एक नज़र उन 7-8 जुमलों पर डाली, और फिर उसे सिकंदर उस्मान की तरफ बढ़ा दिया। आपको चाहिए कि फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता करें ताकि कार बरामद की जा सके। पहले ही काफ़ी देर हो गई है, पता नहीं वो गाड़ी कहाँ से कहाँ ले जा चुके होंगे। डॉक्टर ने हमदर्दाना अंदाज में सिकंदर को मशवरा दिया। सिकंदर ने राइटिंग पैड पर एक नज़र डाली। हाँ, मैं पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। फिर कुछ देर उन दोनों के दरमियान उसके गले के चेकअप के सिलसिले में बात होती रही। फिर डॉक्टर नर्स के हमरा बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही सिकंदर उस्मान ने हाथ में पकड़ा हुआ राइटिंग पैड सालार के सीने पर दे मारा। ये झूठ का पलंदा अपने पास रखो। तुम क्या समझते हो अब मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार करूँगा? नहीं, कभी नहीं। सिकंदर बेहद मुश्ताल थी। ये भी तुम्हारा कोई नया एडवेंचर होगा, खुदकशी की कोई नई कोशिश। वो कहना चाहता था फॉर गॉड सेक ऐसा नहीं है, मगर वो गूंगों की तरह उनका चेहरा देखता रहा। मैं क्या कहूँ डॉक्टर्स के, इसको आदत है ऐसे तमाशा ऐसी हरकतों की। ये पैदा ही उन कामों के लिए हुआ है। साला ने सिकंदर उस्मान को कभी इस हद तक मुश्ताल नहीं देखा था। शायद वाकई अब उससे तंग आ चुके थे। तैयबा खामोशी से पास खड़ी थी। हर साल एक नया तमाशा, एक नई मुसीबत। आखिर तुम्हें पैदा करके क्या गुनाह कर बैठे हैं हम? सिकंदर उस्मान को यकीन था ये भी उसके किसी नए एडवेंचर का हिस्सा था। जो लड़का 4 बार खुद को मारने की कोशिश कर सकता था, उसके हाथ पाँव पर मौजूद उन जख्मों की कोई डकैती करार नहीं दे सकता था, वो भी सूरत में जब उस वाक़े का कोई गवाह नहीं था।
सालार को शेर आया वाली कहानी याद आई। बास कहानियाँ वाकई सच्ची होती हैं। वो बार बार झूठ बोलकर अब अपना एतबार गंवा चुका था। शायद वो सब कुछ ही गंवा चुका था। अपनी इज्जत, खुद एतमादी, गरूर, फख्र, हर चीज़। वो किसी पाताल में पहुंच गया था। कोई नया ड्रामा के बड़े दिन गुजर गए थे। तुमने सोचा माँ बाप को महरूम क्यों रखूं? उन्हें ख्वार और जलील के बड़ा अरसा हो गया। अब नहीं तकलीफ देनी चाहिए। हो सकता है सिकंदर ठीक कह रहा हो। अब पुलिस को गाड़ी के बारे में इतला तो दें। अब तैयबा राइटिंग पैड पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने के बाद सिकंदर से कह रही थी, ये ठीक कह रहा है? कभी आज तक ठीक कहा है इसने? मुझे इस बकवास के एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं है। तुम्हारा ये बेटा किसी दिन मुझे अपनी किसी हरकत की वजह से फांसी पर चढ़ा देगा और तुम कह रही हो पुलिस को इतला दूं, अपना मजाक बनाऊं? कार के साथ भी कुछ न कुछ किया होगा उसने, बेच दी होगी किसी को या कहीं फेंक आया होगा। वो अब उसे वाकई गालियां दे रहे थे। उसने कभी उन्हें गालियां देते हुए नहीं सुना था। वो सिर्फ डांटा करते थे और उनकी डांट पर भी मुश्तल हो जाया करता था। चारों भाइयों में वाहिद था जो माँ बाप की डांट सुनने का भी रवादार नहीं था और उससे बात करते हुए सिकंदर बहुत महतात हुआ करते थे, क्योंकि वो किसी भी बात पर मुश्ताल हो जाया करता था। मगर आज पहली दफ़ा सालार को उनकी गालियों पर भी गुस्सा नहीं आया था। वो अंदाज़ा कर सकता था कि उसने उन्हें किस हद तक जज कर दिया है। वो पहली बार उस बेड पर बैठे अपने माँ बाप की हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या चीज़ थी जो उन्होंने उसे नहीं दी थी? उसके मुंह से निकलने से पहले उसकी फरमाइश पूरी कर देने के आदी थी और वो उसके बदले में उन्हें क्या देता रहा था, क्या दे रहा था? ज़हनी अजियत, परेशानी, तकलीफ। उसके अलावा उसके बहन भाइयों में से किसी ने उनके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। सिर्फ एक वो था जो, किसी दिन तुम्हारी वजह से हम दोनों को खुदकशी करनी पड़ेगी। तुम्हें तभी सुकून मिलेगा, सिर्फ तभी चैन आएगा तुम्हें। पिछली रात उस पहाड़ पर उस तरह बंधे उसे पहली बार उनकी याद आई थी। पहली बार उसे पता चला था कि उसे उनकी कितनी ज़रूरत थी। वो उनके बगैर क्या करेगा? उसके लिए उनके अलावा कौन परेशान होगा? उसे सिकंदर के लफ्ज़ों से ज़िंदगी में पहली बार कोई बेइज्जती महसूस नहीं हो रही थी। वो हमेशा से सिकंदर के ज़्यादा करीब रहा था और उसके सबसे ज़्यादा झगड़े भी उन्हीं के साथ होते रहते थे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल तक न देखूं, तुम्हें दोबारा वहीं फेंकवा दूं जिस जगह के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। अब बस करो सिकंदर, तैयबा ने उनको टोका। मैं बस करूं? ये क्यों बस नहीं करता? कभी तो तरस खा ले हम लोगों पर और अपनी हरकतें छोड़ दी। क्या इस पर यह फर्ज करके उसे ज़मीन पर उतारा गया था कि हमारी ज़िंदगी अज़ाब बना दे? सिकंदर तैयबा की बात पर मज़ीद मुश्ताल हो गए। अब ये पुलिस वाले बयान लेने आ जाएंगे जिन्होंने उसे सड़क पर पकड़ा था। ये बकवास पेश करेंगे उनके सामने कि इस बेचारे को किसी ने लूट लिया है। अच्छा तो ये होता है कि इस बार वाकई कोई उसे लूटता और उसे पहाड़ पर से नीचे फेंकता ताकि मेरी जान छूट जाती। सालार बेख्तियार सिसकने लगा। सिकंदर और तैयबा भौंचका रह गए। वो अपने दोनों हाथ जोड़े रो रहा था। वो जिंदगी में पहली बार उसे रोता देख रहे थे और वो भी हाथ जोड़े। वो क्या कर रहा था, क्या चाह रहा था, क्या बता रहा था? सिकंदर उस्मान बिल्कुल साफ थे। तैयबा उसके करीब बेड पर बैठ गई। उन्होंने सालार को अपने साथ लगाते हुए थपकने की कोशिश की। वो बच्चों की तरह उनसे लिपट गया। उसकी पायती की तरफ खड़े सिकंदर उस्मान को अचानक एहसास हुआ कि शायद इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा। शायद उसके साथ वाकई कोई हादसा हुआ था। वो तैयबा के साथ लिपटा नन्हे बच्चों की तरह हिचकियों से रो रहा था। तैयबा उसे चुप कराते कराते खुद भी रोने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर तो क्या, बड़ी बड़ी बातों पर भी रोने का आदी नहीं था। फिर आज क्या हुआ था कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उससे दूर खड़े सिकंदर उस्मान के दिल को कुछ होने लगा। अगर ये सारी रात वाकई वहाँ बंधा रहा तो वो सारी रात उसके इंतज़ार में जागते रहे थे और बिगड़ते रहे थे। उनका ख्याल था कि वो गाड़ी लेकर फिर कहीं लाहौर या कहीं और आवारागर्दी के लिए चला गया हो। उन्हें तशवीश हो रही थी, मगर वो सालार की हरकतों से वाकिफ थे, इसलिए तशवीश से ज़्यादा गुस्सा था। और 2:30-3 बजे के करीब वो सोने के लिए चले गए थे जब उन्हें फ़ोन पर पुलिस की तरफ से इत्तला मिली। वो हॉस्पिटल पहुँचे थे और उन्होंने उसे वहाँ बहुत अबतर हालत में देखा था, मगर वो ये यकीन करने पर तैयार नहीं थे कि उसके साथ कोई हादसा हुआ था। वो जानते थे वो खुद को अजियत पहुंचाता रहा था। जो शख्स अपनी कलाई काट ले, वन वे को तोड़ते हुए ट्रैफिक की भीड़ में अपनी बाइक दे मारे, स्लीपिंग पल्स ले ले, अपने आप को बांधकर पानी में उल्टा कूद जाए, उसके लिए एक बार फिर अपनी हालत करना क्या मुश्किल था। उसका जिस्म कीड़ों के काटने के निशानात से जगह जगह भरा हुआ था।
بعض जगहों पर नीलाहट थी, उसके पैर भी बुरी तरह से जख्मी थे। हाथों की कलाइयों, गर्दन और पुश्त का भी यही हाल था और उसके जबड़ों पर भी खराशें पड़ी हुई थी। उसके बावजूद सिकंदर उस्मान को यकीन था कि ये सब कुछ उसकी अपनी कारस्तानी ही होगी। शायद उस वक्त बोलने के काबिल होता और वजाहतें पेश करता तो कभी भी उस पर यकीन न करते, मगर उसे इस तरह हिचकियों के साथ रोते देखकर उन्हें यकीन आने लगा था कि वो सच कह रहा था। वो कमरे से बाहर निकल गया और उन्होंने मोबाइल पर पुलिस से राब्ता किया। 1 घंटे के बाद उन्हें पता चल गया कि सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार पहले ही पकड़ी जा चुकी है और उसके साथ 2 लड़के भी। पुलिस ने उन्हें एक मामूल की चेकिंग के दौरान लाइसेंस और गाड़ी के कागजात न होने पर घबरा जाने पर पकड़ा था। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया था कि उन्होंने गाड़ी कहीं से छीनी थी। वो सिर्फ यही कहते रहे कि वो गाड़ी उन्हें कहीं मिली थी और वो सिर्फ शौक और तजस्सुस से मजबूर होकर चलाने लगे, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक किसी गाड़ी की एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई गई थी, इसलिए उनके बयान की तस्दीक मुश्किल हो गई थी। मगर सिकंदर उस्मान की एफआईआर के कुछ देर बाद ही उन्हें कार के बारे में पता चल गया था। अब वो सही मानों में सालार के बारे में तशवीश का शिकार हुए थे।